जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर फ़िलहाल फ्रांस के अंदर एक समिट चल रहा है। उसी समिट को विज़िट करने के लिए हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी फ़िलहाल फ्रांस में है। तो ये जो समिट है इसके ऊपर और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे, इस सारे टॉपिक के ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले ब्रीफली इस समिट का डेट, समिट कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारे चीज़ को ब्रीफली हम पहले देख लेते हैं। तो ये जो समिट है, ये समिट हो रहा है फ्रांस में 2025 में हो रहा है, फरवरी महीने में हो रहा है। और ये जो समिट है फरवरी महीने में 10 से 11 तारीख, मतलब 2 दिन ये समिट चलेगा। ये जो समिट है इसका मेन प्राइमरी गोल्स क्या है, मेनली इस समिट में जो 3 टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा, ये होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस। ग्लोबल लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नेंस कैसे चलेगा, कैसे होगा, इसके ऊपर डिस्कशन होगा। दूसरा होगा इनोवेशन के ऊपर, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऊपर बेस करके हम क्या क्या नया चीज़ इनोवेट कर सकते हैं और क्या क्या नया चीज़ इनोवेशन के बाद ही आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है इसको और भी डेवलप कर सकते हैं हम लोग। ये सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगा। तीसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल लेवल पे सारे देश कैसे इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करेगा ग्लोबल लेवल पे, इस टॉपिक के ऊपर भी यहाँ पे डिस्कशन होगा इस समिट के अंदर। तो इस समिट में को चेयर कर रहा है कौन कौन, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रो। ये दो छोड़ के बाकी ग्लोबल लेवल पे जो भी वर्ल्ड लीडर्स है ये सारे लोग आएंगे। और जो टेक एग्जीक्यूटिव होंगे, मतलब जो लोग टेक्निकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर टेक्निकल काम करते हैं, जो कि इनका सॉफ्टवेयर का इंजीनियर्स है, ये सारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट है ये सारे लोग वहाँ पे आएंगे। उनके साथ भी डिस्कशन होगा कैसे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और हम एथिकल वे से, एथिकल तरीके से कैसे इसको और डेवलप कर सकते हैं, ये सारे चीज़ के ऊपर डिस्कशन होगा। और पॉलिसी मेकर्स टू एड्रेस एआई पोटेंशियल एंड रिस्क। तो वहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका पोटेंशियल कितना है, इसका कितना पोटेंशियली इतना कितना ताकतवर है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ क्या क्या रिस्क फैक्टर भी जुड़ा हुआ है, इस सारे चीज़ को देखते हुए सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पॉलिसी कैसे होगा, उसको यूज़ करने का जो पॉलिसी होगा वो कैसे होगा, ये सारे चीज़ के ऊपर डिस्कशन करने के लिए पॉलिसी मेकर भी ग्लोबल लेवल पे जो भी पॉलिसी मेकर्स होंगे ये भी उस समिट में रहेंगे। और कैसे अपना हम ग्लोबल लेवल पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो पॉलिसी है उसको डेवलप करेंगे, उसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। तो ये सारे चीज़ है, कॉमन चीज़ है, जो कि एकदम बेसिक लेवल की चीज़ है जो इस समिट में होगा। अब हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। आसान भाषा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम समझने की कोशिश करें तो हम क्या पाएंगे, हम ये पाएंगे जब अब एक ह्यूमन की जो स्पेशल एबिलिटी होता है, मतलब ये ह्यूमन की स्पेशल एबिलिटी क्या क्या है, जिस दिन एक ह्यूमन एक इंसान पैदा होता है और जिस दिन वो मर जाता है, इसके बीच में हर एक दिन, हर एक वक्त, हर एक पल वो कुछ नया चीज़ सीखता है। और सीखने के बाद उसको एनालाइज करके अपने उसका जो लॉजिकल एनालिसिस करके उसको दिमाग में स्टोर करता है। ये स्टोर करने के बाद वो उस चीज़ को जो चीज़ उसने सीखा है उसको समझता है, ठीक है। ये सब कुछ करने के बाद वो क्या करता है, इसके बाद जब उसकी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो जो चीज़ सीखा है, जो समझा है, जिसका लॉजिकल एनालिसिस करके और ब्रेन में स्टोर करके रखा है, तो उसी चीज़ को फर्दर फ्यूचर में यूज़ करके उसकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। कोशिश करने के चक्कर में वो पहले क्या करता है, पहले उसने जो उसका जो एक्सपीरियंस हुआ है, जो सीखने के बाद जो लॉजिकल जो एनालाइज करके जो डिसीजन मेकिंग है, जो कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, तो उसके ऊपर एक डिसीजन लेता है पहले। उस डिसीजन को उसके बाद एग्जीक्यूट करके वो ज़िंदगी में आए हुए जितना भी प्रॉब्लम है उसको फर्दर सॉल्व करता है। तो ये जो स्पेशल एबिलिटी है जो कि ह्यूमन को अलग जानवर, मतलब अलग अलग जो जानवर है दुनिया के अंदर, जो भी एनिमल्स है उनसे सुपीरियर और अलग बनाता है, यही स्पेशल एबिलिटी जो कि एक ह्यूमन
हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है, फिर उसको समझता है, फिर उसका लॉजिकल एनालिसिस करके दिमाग में स्टोर करके रखता है। जो चीज़ उसको फर्दर अपने ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए उसको सॉल्व करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, एक डिसीजन लेने के लिए उसको हेल्प करता है। और बाद में जब डिसीजन ले लिया जाता है फिर उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करके इस प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ये होता है एक ह्यूमन की स्पेशल एबिलिटी। ये जो स्पेशल एबिलिटी है, जब इस एबिलिटी को एक मशीन के अंदर, मान लीजिए कोई भी मशीन मान लीजिए, एक रोबोट मान लीजिए, उसके अंदर किसी सॉफ्टवेयर और या तो किसी माइक्रोचिप के थ्रू उस रोबोट के अंदर अगर हम डाल पाए, जैसे कि डालने के बाद वो रोबोट वो भी इंसान की तरह बिहेव करने लगे, तब जाके ये जो इंटेलिजेंस उस रोबोट के अंदर हम लोगों ने डाले हैं, तो इसी इंटेलिजेंस को उस मशीन की, उस रोबोट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकदम बेसिक जो कॉन्सेप्ट है यही है कि जब हम किसी मशीन के अंदर ह्यूमन का जो स्पेशल एबिलिटी, मतलब कुछ चीज़, हमेशा कुछ चीज़ सीखना, समझना, फिर उसको उसका लॉजिकल एनालिसिस करना, ये जो एबिलिटी है ह्यूमनों का, मतलब इंसानों का, ये चीज़ जब हम कोई भी मशीन के अंदर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू या तो माइक्रोचिप के थ्रू हम डाल देंगे, तब जाके उस इंटेलिजेंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोला जाएगा। ठीक है, ये हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अच्छा, तो मशीन के अंदर, मशीन तो ह्यूमन की तरह नेचुरल वो ऐसे सीखेगा नहीं, ऐसे कि जैसे कि एक ह्यूमन कैसे सीखता है, वो जिस दिन पैदा हुआ उसके बाद से उसके एनवायरनमेंट, आजू बाजू क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उनको किताब पकड़ा दिया जाता है, वो किताब से सीखता है, फिर उनके हाथ में कंप्यूटर लगता है, वो कंप्यूटर से देख के सीखता है, फिर बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस जो होता है उसको देख के सीखता है, फिर कल्चरल प्रोग्राम उससे देख के सीखता है। तो ऐसे हम ह्यूमन जो है वो नेचुरल तरीके से सीखते हैं, लेकिन मशीन ऐसा नहीं कर सकते। तो मशीन कैसे सीखता है? मशीन के अंदर हम लोग, ह्यूमन लोग क्या करते हैं, एक एल्गोरिदम सेट करते हैं, उसके अंदर डाटा एंट्री करते हैं, फिर उस डाटा को कैसे कंप्यूटिंग पावर देते हैं, फिर इंफॉर्मेशन और रिकॉग्निशन पैटर्न को उसको मशीन के अंदर डालते हैं। तो ये सारी चीज़ करने के बाद जितना डाटा, जितना इंफॉर्मेशन हम उस रोबोट के अंदर हम डाले हैं, तो रोबोट उसी को यूज़ करके अपना एक इंटेलिजेंस तैयार करता है। तो ऐसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार होता है। ठीक है, एक मशीन के अंदर ऐसे ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार होता है। तो ये कॉन्सेप्ट, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये हम लोगों की समझ में अभी आ गया। अब हम क्या देखेंगे? अब देखेंगे ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कितने टाइप का होता है, कितने टाइप का। जो पहला जो टाइप आता है, जो कि आज के दिन में हर जगह पे यूज़ हो रहा है, वो है पहला टाइप, जो कि है नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? इसमें मेनली हम लोग ये मोबाइल फ़ोन में यूज़ करते हैं फेशियल रिकॉग्निशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। कोई भी हम मान लीजिए इंग्लिश में लिखे, उसमें उसको स्पेनिश में ट्रांसलेट किए, फिर हम हिंदी में लिखे, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेशन, फिर हम रिकॉर्ड करके भी भेजते हैं तो वो भी ट्रांसलेट हो जाता है, मतलब हिंदी में रिकॉर्ड किए, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया। ये जो सारे चीज़ हो रहा है, ये नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आता है। इसका अगर हम एग्जाम्पल पकड़े तो एप्पल आईपैड, आईफोन में यूज़ होता है। सीरी करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैरेक्टर है, फिर गूगल असिस्टेंट्स, फिर चैट जीपीटी, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, ये सारे चीज़ क्या है? ये सारे चीज़ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एकदम नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ये इनके सारे एग्जाम्पल। तो आज के दिन में यही, मतलब ये जो वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतना ही इंसान डेवलप कर पाया और इसके ऊपर भी काम चल रहा है। और मेनली यही सारी चीज़ आज के दिन में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सारी चीज़ में यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये अभी भी थ्योरेटिकल है, मतलब हाइपोथेटिकल है, इसके ऊपर पूरा डेवलपमेंट अभी भी नहीं हुआ। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, कैपेबल ऑफ रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग अक्रॉस वेरियस टास्क। अगर आसान भाषा में समझे, अब तक जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन ने जनरेट करके बैठा हुआ है, मतलब तैयार करके बैठा हुआ है, इसमें क्या है? इसमें ह्यूमन ने जो इनपुट दे के रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उतना ही कर पाएगा। ठीक है, अगर जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? ये जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब डेवलप हो जाएगा, तब क्या होगा? तब एक रोबोट जिसके पास जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो अपने पास जो डाटा पहले से है उसको लॉजिकल रीजनिंग करेगा, उसको
समझने के बाद उसका अपना एल्गोरिदम बना के जो नया प्रॉब्लम है, जो जिस प्रॉब्लम के बारे में कोई भी इनपुट उसके पास पहले से है नहीं, उसी प्रॉब्लम का भी सॉल्व वो दे पाएगा। तो ये होगा जनरल एआई। अगर एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो क्या हम एक एग्जाम्पल ऐसे पकड़ सकते हैं, मान लीजिए आज के दिन में जो भी वायरस बैक्टीरिया के बारे में हम लोगों को मालूम है उसका मेडिसिन क्या होगा, ये सारी चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फिलहाल इंसानों ने डाल के रखा है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं अभी फिलहाल कुछ दिन पहले 3-4 साल पहले कोविड-19 आया था, फिर मान लेते हैं आज से 10-15 साल बाद कोविड-30 करके एक ऐसा वायरस आया कि जिसके बारे में ह्यूमन को मालूम है नहीं। तो वायरस का ट्रीटमेंट क्या होगा उसके बारे में ह्यूमन को मालूम नहीं, तो ह्यूमन उसका जो मेडिसिन क्या होगा, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास भी कोई इनपुट होगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन को ही मालूम नहीं। तो अगर ह्यूमन को मालूम नहीं तो ह्यूमन कैसे उसके अंदर इनपुट डालेगा। लेकिन अगर ह्यूमन ये जनरल एआई डेवलप कर ले तो क्या होगा, तब ये जनरल एआई यानी स्ट्रॉन्ग एआई वो अपने पास जो डाटा है उसको सही तरीके से एनालाइज करके, नया जो वायरस आया है उसको एनालाइज करके, फिर उसका जो फीचर्स है, उसका जो डीएनए आरएनए है, इसके सारे के ऊपर एनालाइज करके वो अपने से खुद से उसका सॉल्यूशन, उसका मेडिसिन क्या हो सकता है इसके ऊपर भी सजेशन देगा। ठीक है, ये जब होगा इसको हम बोलेंगे जनरल एआई। ठीक है, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एआई। स्ट्रॉन्ग एआई मतलब जिसका इनपुट प्रॉपर तरीके से एआई के पास नहीं है, लेकिन फिर भी एआई उसके ऊपर अपना एनालाइज करके अपना सजेशन, अपना जो सॉल्यूशन है वो दे रहा है, तब जाके उसको हम बोलेंगे जनरल एआई मतलब स्ट्रॉन्ग एआई। ये जो एआई है ये अभी भी थियोरेटिकल कंडीशन में है, मतलब इसके ऊपर काम चल रहा है, ये अभी भी फिलहाल डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सुपर एआई। ये सुपर एआई क्या है, सुपर एआई मतलब AI that surpasses human intelligence in all aspect। जब ऐसा हो जाएगा तब बोला जा रहा है कि तब जब AI इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो ह्यूमन जो एबिलिटी है उसको भी सरपास कर देंगे। मतलब तब ह्यूमन की कमांड की कोई ज़रूरत उसके पास उसको होगा नहीं, वो अपने आप ही अपने खुद से सीखेगा, खुद से जानेगा, खुद से एनालाइज करेगा, खुद से अपना डिसीजन लेगा, फिर खुद से डिसीजन मेकिंग को अब एग्जीक्यूट करेगा। जो डिसीजन उसने लिया है वो ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा ही नहीं। तो ये थोड़ा सा खतरनाक चीज़ है। जब ये हो जाएगा तब शायद ये मतलब ये सुपर एआई, इसका अगर कंट्रोल ह्यूमन के पास नहीं रहेगा तो ये ह्यूमन के लिए थोड़ा सा तो दिक्कत की बात है। मतलब ये उल्टा भी पड़ सकता है ह्यूमन के ऊपर। तो ये भी अभी भी फिलहाल थियोरेटिकल स्टेज में है, मतलब हाइपोथेटिकल स्टेज पे है, इसके ऊपर उतना काम हो नहीं रहा है। अभी फिलहाल काम हो रहा है जनरल एआई के ऊपर। तो उसके बाद कैसे सुपर एआई को डेवलप किया जाएगा और इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इस सारे चीज़ के ऊपर भी ह्यूमन बाद में धीरे धीरे करके डेवलप करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे ज़्यादा काम हो रहा है इसके ऊपर, मतलब जो चीज़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो नैरो एआई मतलब वीक एआई और जनरल एआई के ऊपर, स्ट्रॉन्ग एआई के ऊपर भी काम चल रहा है। ठीक है, अब फिलहाल इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे ये की फीचर्स ऑफ एआई टेक्नोलॉजीज। मतलब एआई टेक्नोलॉजीज का जो फीचर्स है जिसको टारगेट करते हुए एआई को बनाया गया है, ये सारे चीज़ को धीरे धीरे हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे मशीन लर्निंग। ये जो चीज़ है अभी उतना डेवलप हुआ नहीं है। जो चीज़ हम थोड़ी देर पहले ही बोल रहे थे, एआई मॉडल्स दैट लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, ये जो एआई मॉडल है, ये एआई मॉडल उसके पास जो फिलहाल जो डाटा है उसी से सीख रहा है। मतलब मान लीजिए कोविड-30 आया, तो कोविड-30 के बारे में कोई इनपुट एआई के पास है नहीं, लेकिन फिर भी उसके बाद जो पहले का कोविड-19 की कोविड के अलग जो वायरस है उसके बारे में जो इनपुट है उसको एनालाइज करके वो कोविड-30 के बारे में जो फ्यूचर में आने वाला है शायद, मतलब ऐसे हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, अगर ऐसे कोई वायरस आ गया कि जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं तो उसके बारे में भी ये सॉल्यूशन दे पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, एआई मॉडल दैट लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। मतलब परफेक्टली प्रोग्राम किया नहीं है, फिर भी वो अपने पास जो भी है उसको जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा है उसको एनालिसिस करके वो जो अननोन प्रॉब्लम आया हुआ है उसका सॉल्व दे रहा है। तब जाके इसको बोलते हैं हम मशीन लर्निंग। तो एआई का एक स्पेसिफिक पार्ट हो गया मशीन लर्निंग। हर एक रोबोट जिसके पास मशीन लर्निंग कैपेसिटी है वो एआई के अंडर आता है, लेकिन हर एक एआई मशीन लर्निंग नहीं है। मशीन लर्निंग का स्पेशल कैपेसिटी क्या होना चाहिए, जो अननोन प्रॉब्लम है, जिस प्रॉब्लम के बारे में कोई भी इनपुट उसके पास नहीं है, लेकिन वो अपने पास जो भी डाटा इनपुट है उसको एनालाइज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो कैपेसिटी होता है वो होता है मशीन लर्निंग। ठीक है, समझ में आ गया। फिर होता है डीप लर्निंग।
ये डीप लर्निंग क्या है? ये डीप लर्निंग मतलब मान लीजिए आपके पास एक प्रॉब्लम आया, एक कोविड, एक वायरस आया, ठीक, उसको जो भी प्रॉब्लम आया उसके बहुत सारा डायमेंशन होता है। मतलब एक प्रॉब्लम को आने के कारण के पीछे हर एक 1000 डायमेंशन होता है, उसको सॉल्व करने के लिए और भी 1000 डायमेंशन होता है। मतलब और किस किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कौन सी तरीका किस टाइम के लिए परफेक्ट होगा, इसके लिए कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम थोड़ा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। अगर हम जियोपॉलिटिक्स को पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए जब इंडिया दुनिया के बाकी पावरफुल देशों के साथ डील करता है, वहाँ पे क्या देखता है, उनको यूएसए को भी खुश रखना है, रशिया से भी अपनी ऑयल खरीदना है, फिर ईरान को भी खुश करना है क्योंकि वहाँ पे चाबहार पोर्ट है, फिर चाइना के साथ भी बिजनेस करनी है। लेकिन ये सारे कंट्री एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे के खिलाफ है। कैसे इस हालत को बैलेंस करें? तो इसको बैलेंस करने के लिए कॉम्प्लेक्स सोच होनी चाहिए। जब भी इंडियन लीडरशिप जो है जब इस ऐसे सिचुएशन को डील करता है तब क्या करता है, देखिए यूएसए से जो सामान इंडिया में आ रहा है उसके ऊपर टैरिफ घटा दिया, लेकिन रशिया से भी हम सस्ते में तेल खरीद रहा है, चाइना के साथ भी बिजनेस कंटिन्यू है, और बॉर्डर जो सोल्यूशन है इसको भी सॉल्व, बॉर्डर का जो स्टैंड अप चल रहा था वो भी सॉल्यूशन आ गया उसके ऊपर की। ऐसे ही हम लोग जब इंसान कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो हर एक डायमेंशन को देखता है, हर एक डायमेंशन के तरीके से सोच के फिर फिलहाल के कंडीशन के ऊपर कौन सी सॉल्यूशन सही बैठेगा उसके ऊपर डिसीजन लेके फिर डिसीजन लेता है कौन सी सॉल्यूशन अभी अप्लाई करनी है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स सोच है, ये सोच जब एआई करने लगेगा उसको हम बोलेंगे डीप लर्निंग। मतलब हर एक एस्पेक्ट को देखना, एक प्रॉब्लम की हर एक एस्पेक्ट को देखना, उसको सॉल्व करने के लिए हर एक जो तरीका होता है उसको खोजना, फिर सिचुएशन के हिसाब से कौन सी तरीका सही होगा उसको पकड़ के फिर डिसीजन लेके उसको एग्जीक्यूट करना। ये जब हो जाएगा इसको हम बोलेंगे डीप लर्निंग एआई के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट? अब हम क्या देखेंगे, हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो कि हर एक एआई अभी फिलहाल कर रहा है कि एआई दैट अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। जो भी ह्यूमन लैंग्वेज है दुनिया के अंदर चलता है, मान लीजिए इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, हाँ, उर्दू, फिर पारसी, ये सारे जितना रशियन, चाइनीज़, मैंडरिन, जापानीज़, जितना भी लैंग्वेज है वो सारे इनपुट उनके पास है, मतलब एआई के पास, वही उसी को यूज़ करके वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग करके एक बना के अभी इसके ऊपर भी काम चल रहा है। फिर होता है कंप्यूटर विजन, एआई दैट इंटरप्रेट विजुअल डाटा। जब एआई इंटरप्रेट करने लगेंगे विजुअल डाटा, ठीक है, तब इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर विजन के ऊपर एआई टेक्नोलॉजी। जैसे कि इसके ऊपर ये सब अभी अचीव कर लिया है इंसानों ने, क्योंकि इमेज जो है हम एआई को यूज़ करके इमेज बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी हम मान लीजिए हम एक नॉर्थ सी का वीडियो, ये हमको एक पिक्चर चाहिए किसका, अटलांटिक ओशन की, तो हम अटलांटिक ओशन पिक्चर लिख के अगर एआई में डालेंगे तो हमें उसका पिक्चर आ जाएगा। तो ऐसे एआई अभी इमेज जनरेट करना चालू कर दिया है, वीडियो भी थोड़ा थोड़ा करके हो रहा है एआई के अंदर। फिर होता है रोबोटिक्स, एआई पावर्ड रोबोट्स दैट परफॉर्म फिजिकल टास्क, जैसे कि इंडस्ट्रियल रोबोट, एआई पावर्ड ड्रोन्स, हाँ, ह्यूमनॉइड रोबोट्स, ये सारे चीज़, ये जो 3, 4 और 5 ये चीज़ थोड़ा बहुत हम लोग एआई ने अचीव कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर में रोबोट ने बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो गाड़ियों का पार्ट्स है उसको इंस्टॉल करता है, तो बहुत सारे प्लांट में रोबोट्स के थ्रू काम चलता है, बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल में रोबोट के थ्रू मेडिसिन डिलीवरी होता है। तो ये सारे बहुत सारे ड्रोन रोबोट ये एआई की वजह से चलता है। तो ये सारे चीज़ के ऊपर काम चल रहा है, और मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के ऊपर और भी ज़्यादा काम चल रहा है, और ये 2 चीज़ सही तरीके से अचीव हो गया तो एआई और भी पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया की फैक्टर्स और की कॉन्सेप्ट जिसके ऊपर एआई एक्चुअली काम कर रहा है, तो उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एआई। पहला एप्लीकेशन कहाँ पे होता है, हेल्थ केयर में। क्या है, एआई असिस्टेंट डायग्नोसिस। फिलहाल ये अभी भी इंडिया में और बाकी देशों में भी चालू नहीं है। एक टाइम के बाद क्या होगा, जो हम लोग रेडियो डायग्नोसिस करते हैं जैसे कि अल्ट्रासोनोग्राफी, ये सारे चीज़ थोड़ी दिन बाद 1-1.5 साल या तो 10 साल बाद या तो 5 साल बाद क्या होगा, रोबोट करेगा। रोबोट अपने आप ही वो जो अल्ट्रासोनोग्राफी करके उसके अंदर क्या क्या दिक्कत है इसके ऊपर रिपोर्ट बना के दे देगा, फिर डॉक्टर उसको वेरीफाई करेगा और पेशेंट को उसी हिसाब से जो भी ट्रीटमेंट चाहिए होगा पेशेंट को मिल जाएगा। तो ये सारे चीज़ अभी
आ रहा है मेडिकल फील्ड में। बहुत सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, अभी रोबोटिक सर्जरी भी हो रहा है एआई असिस्टेड, ठीक है, रोबोटिक सर्जरी जो हो रहा है। फिर ड्रग डिस्कवरी, अगर किसी ड्रग को भी बनाना भी है तो एआई सपोर्ट लेना चालू हो गया है। ये सारे हेल्थ केयर में, अभी हेल्थ केयर सेक्टर में ये सारे चीज़ यूज़ हो रहा है। फिर क्या है, फाइनेंस में क्या, फ्रॉड डिटेक्शन, एल्गोरिदम ट्रेडिंग, कस्टमर सर्विस, चैटबॉट। जैसे कि हम लोगों के फ़ोन में जब फ़ोन आता है, जब जो भी स्पैम कॉल होता है उसमें इंडिकेशन आ जाता है कि ये स्पैम कॉल है, ठीक है। ये सारे चीज़ एआई जनरेटेड है, ठीक है। एआई जनरेट मतलब एआई असिस्टेंट। तो ये सारे ऐसे हम फ्रॉड डिटेक्शन, ये सारे पकड़ में आ जाता है फिनांस के। फिलहाल एजुकेशन में अब हम देखेंगे एजुकेशन फील्ड में कैसे होता है एआई ट्यूटर। अभी फ़िलहाल केरला के एक स्कूल के अंदर एआई ट्यूटर करके एक रोबोट फ़िलहाल क्लास ले रहा है, ऐसे न्यूज़ में थोड़ी देर पहले ही आया था। फिर पर्सनलाइज लर्निंग, जैसे कि हमें किसी चीज़ के ऊपर जानना है तो हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी या तो कोई भी चैट बोट मान लीजिए, वहाँ पे जाके हम उसी देश के ऊपर मान लें, किसी जगह के ऊपर मान लें हमें जर्मनी के ऊपर जानना है, तो जर्मनी लिख के उसका जो डेमोग्राफी कैसा है, उसका जो लैंड फॉर्म है वो कैसा है, ये सारे, उसका इकोनॉमी कैसा है, इसके ऊपर अगर हम सर्च में डालें कि जर्मनी इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ जर्मनी करके अगर हम वहाँ पे इंपुट दें तो हमें जर्मनी के इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में सारे की चीज़ डिटेल में आ जाएगा। तो ये सारे चीज़ एजुकेशन फील्ड में अभी यूज़ हो रहा है। फिर आता है एंटरटेनमेंट, एआई जनरेटेड म्यूजिक, आर्ट, कंटेंट रिकमेंडेशन, ये सारे तो अभी हो ही रहा है। एआई जनरेटेड म्यूजिक, आर्ट तो चल ही रहा है, इसके बारे में तो हर कोई जानता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्मार्ट ऑटोमेशन, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत सारे एआई रोबोट काम कर रहा है, जो कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम कर रहा है और प्रोडक्शन स्पीड भी ज़्यादा कर रहा है। तो ये सारे चीज़ के ऊपर काम चल रहा है। फिर सिक्योरिटी, एआई बेस्ड सर्विलेंस एंड साइबर सिक्योरिटी डिफेंस में एआई बहुत ज़्यादा काम आ सकता है, क्योंकि ये एआई क्या होता है, चेहरे को, आँख के रेटिना को, सारे चीज़ का अगर इनपुट उसके पास है तो कोई भी, मतलब जो भी क्रिमिनल्स होंगे या तो अपना कोई भी टेररिस्ट मान लीजिए, इंसर्जेंट मान लीजिए, जो गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है, तो ये सारे चीज़ को पकड़ने में ये एआई बहुत ज़्यादा असिस्ट करेगा, ठीक है। तो एआई के एप्लीकेशन हम लोग थोड़ा बहुत ब्रीफली देख लिए। ये सारे फील्ड छोड़ के बहुत सारे एप्लीकेशन फ्यूचर में आने वाला है एआई का, ठीक है। आजकल तो गाड़ी वाड़ी जो कार्स है, विदेश में तो, फॉरेन में तो बहुत सारे कार जो कि एआई चला रहा है, मतलब ड्राइवर लेस कार बन गया है, जहाँ पे ड्राइवर की उतनी ज़रूरत है नहीं। तो ये सारे चीज़ के ऊपर डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। कुछ दिन पहले न्यूज़ आया था, चाइना ने 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, 6th जनरेशन मतलब जहाँ पे पायलट नहीं भी रहेगा तब भी प्लेन उड़ेगा। मतलब प्लेन कौन उड़ाएगा, एआई जनरेटेड पायलट, ठीक है, एआई असिस्टेड पायलट उड़ाएगा, मतलब एआई उड़ाएगा। तो ये सारे चीज़ के ऊपर काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो रहा है। तो इसी एडवांसमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाए, कितना एडवांसमेंट हमें चाहिए, कैसे इसको गवर्न होगा, इसके ऊपर बातचीत कहाँ हो रहा है, अभी उस समिट में हो रहा है जो फ्रांस के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉन्सर्न एंड चैलेंजेस इन एआई को लेके क्या क्या कॉन्सर्न है, क्या क्या चैलेंजेस है। पहला कॉन्सर्न क्या है, बायस एंड फेयरनेस, ये एक कॉन्सर्न है। क्या है, एआई मॉडल्स में इनहेरिट बायस फ्रॉम ट्रेनिंग डाटा, ठीक है। इसको भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान ले कोई भी चैट जीपीटी, जो कि अमेरिका का एक कंपनी है, ठीक है, एक हो, मान लीजिए अमेरिका और रशिया एक दूसरे को पसंद नहीं करते, उनके एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहते हैं, कोल्ड वॉर में भी एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। तो मान लीजिए जो एआई अमेरिका बनाएगा उसमें रशिया के बारे में उतना अच्छा इनपुट डाला नहीं जाएगा, क्योंकि दिखाया जाएगा कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, फिर यूक्रेन को कब्जा लिया, फिर क्राइमिया को कब्जा लिया। ये सारे सिर्फ गलत तरीके से इनपुट डाला जाएगा, क्योंकि वो थोड़ा सा बायस तो होगा ही, जो कि यूएसए ने जो एआई इंटेलिजेंस जो बना है उसके अंदर जो इनपुट जाएगा ऐसे ही जाएगा। अगर मान ले रशिया ने भी एक एआई इंटेलिजेंस का एक सॉफ्टवेयर बना लिया, तो उसके अंदर क्या जाएगा, उसके अंदर ऐसे इनपुट जाएगा कि यूएस से सारे दुनिया के अंदर जंग करता है, सारे दुनिया को गवर्नमेंट को टपल करने की कोशिश करता है। ये ऐसे इनपुट वहाँ पे जाएगा कि थोड़ा बहुत बायसनेस तो रहेगा ही, ठीक है, क्योंकि रशिया यूएसए को पसंद नहीं करता, यूएसए रशिया को पसंद नहीं करता। तो इसीलिए थोड़ा सा जो भी कंट्री उसके अंदर जो एआई इंटेलिजेंस का जो डाटा जाएगा तो थोड़ा सा बायसनेस होगा। तो इसी बायसनेस को ठीक करनी है, इसीलिए बोला जाता है ये एक कॉन्सर्न है, जो कि जो भी जिस देश का चैट जीपीटी होगा वो उसी देश के बारे में ज़्यादा अच्छा बोलेगा। तो ये बायसनेस
थोड़ा सा दिक्कत की बात है। फिर क्या है, प्राइवेसी इशू। AI डिफरेंट सर्विलेंस एंड डाटा कलेक्शन रेज एथिकल कॉन्सर्न। अगर मान लें AI की यूज़ करके हम हर एक इंसान का पर्सनल जो डाटा है वो भी सर्विलेंस में डाल रहा है, तो ये गलत है, एथिकली ये गलत है। ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रहा है तो उसको देख रहा है तो अलग बात है, लेकिन ये एक इशू है कि किसी का भी प्राइवेसी के ऊपर ये AI सर्विलेंस गलत है, तो ये भी एक इशू है। फिर आता है जॉब डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लिए बहुत सारे काम अगर AI करने लगे, मतलब जैसे कि AI कोड जनरेटर, जो भी ये कोडिंग होता है जो सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है, वो AI खुद करने लगे। फिर टीचर के काम करने लगे, मतलब AI टीचर। फिर होटल के रिसेप्शन में AI पावर्ड रोबोट बिठाने लगे, तो बहुत सारे जॉब जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे एक चिंता की बात है कि जॉब की थोड़ा सा ये डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। फिर क्या होता है, मिस इन्फॉर्मेशन। AI जनरेटेड कंटेंट कैन स्प्रेड फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी देश अपने सरकार के बारे में कि दूसरे देश के बारे में कोई भी प्रोपागंडा फैलाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने AI का जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर AI जो पावर्ड जो सॉफ्टवेयर होगा, जो रोबोट होगा, कि कुछ भी मान लीजिए जैसे कि ChatGPT, उसके अंदर गलत इन्फॉर्मेशन डालेगा कि किसी देश के बारे में, कि इस देश के अंदर ह्यूमैनिटी क्राइसिस में है, या तो गलत तरीके से उसका प्रोपागंडा उसके अंदर डाल देगा। तो ये एक मिस इन्फॉर्मेशन की एक दिक्कत आ सकती है। फिर क्या है, AI सेफ्टी एंड रेगुलेशन, नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल AI डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल गवर्नेंस। जो चीज़ के ऊपर यहाँ पे डिस्कस हो रहा है, मतलब अगर मान ले कोई भी देश AI इतना पावरफुल बना दिया AI को कि फिर वो AI और AI पावर्ड रोबोट फिर इंसानों की बात नहीं मान रहा है, तो ये इंसान के लिए थोड़ा सा मुसीबत की बात हो जाएगा, शायद और ज़्यादा मुसीबत लेके आए फ्यूचर में। तो AI को कितना पावर देनी है, ठीक है, इसको कितना एडवांस करनी है, उसके ऊपर कैसे गवर्नेंस रखेंगे हम लोग, तो ये सारे चीज़ के ऊपर डिस्कस हो रहा है। और ये सारे थोड़ा सा कंसर्न की बात तो है, क्योंकि AI को हम इतना पावरफुल ना बना दे कि वो ह्यूमन के कंट्रोल में ही ना रहे, तो ये भी हमें नहीं करनी है। AI को हमें डेवलप तो करनी है, उसको एडवांसमेंट देनी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ह्यूमन को ही सरप्लस कर ले, ये भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो ये सारे कंसर्न के ऊपर बात होगा उस समिट में, और ये जेन्युइन सब कंसर्न है। फिर अब आते हैं ग्लोबल कंसर्न ऑन AI, जो कि नेचुरली जो ये सारे जो कंसर्न है ग्लोबल लेवल पे भी और किसी भी देश का भी ये लगभग यही कंसर्न रहता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेंगे ग्लोबल कंसर्न ऑन AI। द रैपिड एडवांसमेंट ऑफ AI particularly in generative AI automation and deep learning has raised concern about misinformation, job ethical implication, and governments worldwide are seeking regulatory framework to ensure responsible AI development. ठीक है, France has positioned itself as a major advocate of AI ethics and regulation within the European Union. तो जो भी कंसर्न देखें, यही कंसर्न स्टेट लेवल पे मान लीजिए, किसी देश के लेवल पे मान लीजिए, कंट्री के लेवल पे मान लीजिए, फिर ग्लोबल लेवल मान लीजिए, कंसर्न यही सारे हैं। तो इसके ऊपर ये समिट के अंदर बातचीत होगी। और फ्रांस ने बोला है कि वो गुड गवर्नेंस के लिए AI के एथिकल AI यूज़ के ऊपर वो यूरोपियन यूनियन के अंदर वो AI का एथिकल यूज़ हो, इसके ऊपर वो बात करेंगे। ठीक है, तो जेनरेटिव AI क्या है, जेनरेटिव इंटेलिजेंस जो है वो खुद से जेनरेट कर रहा है, वो खुद से सोच रहा है और सामने वाले को क्या चाहिए उसको वो प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिया फ्रांस रिलेशन इन AI एंड टेक्नोलॉजी। तो इंडिया और फ्रांस का रिलेशनशिप फ्रेंडली है। ठीक है, यहाँ पे साइंस, टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इनोवेशन के ऊपर एक दूसरे के ऊपर बातचीत करते हैं और टेक्नोलॉजी शेयर भी करते हैं हम लोग, इंडिया और फ्रांस। ठीक है, तो फ्रांस हैज़ एक्सप्रेस्ड interest in collaborating with India's AI and tech ecosystem including startup, research institute and policy framework। फ्रांस ने ये बात बोली कि इंडिया के अंदर जो भी AI के ऊपर काम चल रहा है, जो भी इकोसिस्टम बना हुआ है और इंक्लूडिंग स्टार्टअप, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, सारे के ऊपर फ्रांस इन्वेस्ट करेगा और इनके ऊपर फ्रांस का इंटरेस्ट है। ठीक है, PM मोदीज पार्टिसिपेशन इन द समिट अलाइन विद इंडियाज एम्बिशन टू बिकेम ए ग्लोबल लीडर इन AI। तो PM मोदी का इस समिट के अंदर जाने का मेन पर्पस ये है, ग्लोबल लेवल पे इंडिया भी AI के ऊपर काम करेगा और AI के ऊपर एक ग्लोबल लीडर बनेंगे। ये जो सोच है इसको प्रमोट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इस समिट में गया हुआ है। अब आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मोदीज प्रेजेंट।
जब भी इंडिया, देखिए इंडिया एक ऐसा कंट्री है, ये किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए जो एथिकल एआई डेवलपमेंट है, जो एथिकली एआई को यूज़ करना, तो ये जो इसको जो प्रमोट करना, इसके ऊपर एडवोकेट करना, तो एआई को कैसे हम उसका जो गवर्नेंस है उसको बैलेंस करके इनोवेशन भी करें और उसको सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है इंसानों का वो भी मेंटेन रह जाए, इसको कैसे एथिकली एआई डेवलपमेंट किया जाए, इसके ऊपर बात होगा। तो जब पीएम मोदी प्रेजेंस एट एआई समिट रिफ्लेक्ट इंडियाज कमिटमेंट टू, इंडिया किस चीज़ के ऊपर एआई कमिट कर रहा है, एआई डेवलपमेंट तो हमें चाहिए लेकिन वो एथिकल होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। फिर क्या, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के ऊपर सारे देश मिलकर काम करेंगे। फिर इंडियाज एआई स्ट्रेटजी क्या है, शोकेसिंग इंडियाज प्रोग्रेस इन एआई इंक्लूडिंग गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव लाइक इंडिया एआई मिशन एंड एआई फॉर ऑल। गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एआई के ऊपर क्या क्या प्रोजेक्ट बना रहा है, क्या कैसे कैसे इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे उसको डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर क्या इंडिया कैसे काम कर रहा है, ये भी प्रेजेंट करना था इस समिट में। तो ये इंडिया पीएम मोदी का जो सिग्निफिकेंस है यहाँ पे इस समिट में जाने का, वो 3 है मेनली। एक हो गया एथिकल एआई डेवलपमेंट, दूसरा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जो कि सारे देशों का साथ चाहिए जब एआई को डेवलपमेंट करेंगे हम लोग। फिर इंडियाज एआई स्ट्रेटजी, इंडिया का एआई स्ट्रेटजी क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे की इशूज़ डिस्कस्ड इट एट द समिट। ये जो समिट चल रहा है इसमें की इशूज़ क्या क्या डिस्कस होगा। पहला क्या इशू डिस्कस होगा, एआई सेफ्टी एंड एथिक्स, क्योंकि हम बहुत पहले से ही बोलते हुए आ रहे हैं इस वीडियो में, एआई ऐसे बनना चाहिए कि ह्यूमन के जो सेफ्टी है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एथिकली करेक्ट रहे एआई, और पर्सनल जो सिक्योरिटी है, जो डाटा है इंसानों का, वो भी सेफ रहे। तो ऐसे होना चाहिए एआई सेफ्टी एंड एथिक्स, ठीक है। फिर एआई रेगुलेशंस एंड गवर्नेंस, कभी भी एआई को किसी भी देश या तो किसी इंसान, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन गलत तरीके से यूज़ ना करे, उसका गवर्नेंस सही हो, उसको लेकर जो डिस्कशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एआई रेगुलेशन एंड गवर्नेंस के ऊपर डिस्कशन, ठीक है। फिर एआई रोल इन इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमी और सिक्योरिटी में एआई को कैसे यूज़ करके, ठीक है, ग्रोथ, डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है एआई को यूज़ करके, इसके ऊपर भी इस समिट में चर्चा होगा। फिर इंटरनेशनल एआई पार्टनर, स्टैंड इन, मतलब इंटरनेशनली कौन कौन एआई के ऊपर काम करने के लिए पार्टनरशिप करेंगे, इसके ऊपर भी डिस्कशन होगा। ये सारे की टॉपिक्स हैं जो कि इस समिट के अंदर डिस्कस होगा। फिर क्या, फिर ये जो एआई का टॉपिक छोड़ के भी पीएम मोदी जो गया हुआ है फ्रांस के अंदर, उसके और जो बाकी काम है वो क्या क्या है। बियॉन्ड द एआई समिट पीएम मोदी विजिट इंक्लूड क्या क्या है, इनॉग्रेशन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कॉन्सुलेट इन मार्सेली। मार्सेली कहाँ पे है, फ्रांस के अंदर, मेडिटेरियन सी के एकदम पास यहाँ पे एक शहर है मार्सेली। तो यहाँ पे इंडिया का नया कॉन्सुलेट खोलने वाला है, तो इसको इनॉग्रेशन के लिए भी पीएम मोदी गया हुआ है। फिर क्या है, ITER प्रोजेक्ट, ये एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्चर, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे है। तो इसको विजिट करने के लिए भी पीएम मोदी गया हुआ है। फिर क्या है, फिर ट्रिब्यूट टू इंडियन सोल्जर्स एट मेजरगुएस वार सिमेट्री, ये मेजरगुएस वार सिमेट्री जहाँ पे है, ये वाला जो पिक्चर है, तो यहाँ पे जो भी इंडियन सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर 1-2 में शहीद हुए थे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए यहाँ पे हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे, ठीक है। तो आज के वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना ही ब्रीफली हम लोग डिस्कस कर लिए। ऐसे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उसके ऊपर डिटेल में और भी डिटेल में डिस्कशन होगा। तो इस वीडियो में ब्रीफली जितना समझना था वो हम समझ लिए, और ये समिट के बारे में भी जो फ्रांस में हो रहा है उसके बारे में भी बात कर लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर हम लोगों की वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, गुड नाइट, गुड बाय।